ये नॉर्थ अमेरिका का मैप देखिए। इसके टॉप लेफ्ट साइड में जो कनाडा से जुड़ा हुआ स्टेट है, ये यूएसए का सबसे बड़ा स्टेट है, जिसे रशिया ने यूएसए को 1867 में बस $7.2 मिलियन में बेच दिया था। और ये बेचने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? क्राइमियन वॉर। राम राम मंडली, तो डॉक्टर साहब वापस आ गए एक नया टॉपिक लेके। तो आज हम बात करेंगे क्राइमियन वॉर के बारे में कि ये लड़ाई हुई क्यों, माइटी रशिया को ब्रिटेन, फ्रांस, ऑटोमन एम्पायर और कुछ हद तक सर्बिया ने मिलकर हराया कैसे, और फाइनली इस वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। 19th सेंचुरी के मिड तक आते आते ऑटोमन एम्पायर कुछ इंटरनल रिफॉर्म्स की वजह से काफी वीक हो गया था। वही दूसरी तरफ रशिया फुल ऑन बॉर्डर एक्सपेंशन के मूड में था। ऐसे में पॉसिबल था कि रशिया ऑटोमन एम्पायर को हरा दे और यूरोप में भी अपनी पकड़ मजबूत कर दे। और यही बात ब्रिटिश और फ्रेंच को नहीं चाहिए थी। यूरोप में उनको पावर बैलेंस चाहिए था, यानी कि कोई भी यूरोप में सुपर पावर ना बने। उस समय के ऑटोमन एम्पायर वाले पैलेस्टीन के क्रिश्चियन चर्चेस क्रिश्चियंस माइनॉरिटीज के राइट्स को लेकर खुश नहीं थे। रशिया उस टाइम पे ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्चेस को बढ़ावा देता था और फ्रांस रोमन कैथोलिक चर्चेस को सपोर्ट करता था। ये दोनों चर्चेस अलग अलग विचारधाराओं वाली थी। खैर, ये दोनों चर्चेस ने ऑटोमन एम्पायर के साथ बैठ के डिस्कस करके सॉल्यूशन निकाल लिया। पर वही रशियन सार निकोलस द फर्स्ट और फ्रेंच एम्परर नेपोलियन द थर्ड दोनों पीछे हटने के लिए राजी नहीं थे। निकोलस ने तो ऑटोमन एम्पायर को लास्ट वार्निंग भी दे दी थी कि सारे ऑर्थोडॉक्स चर्चेस वाले रीजन मेरे कंट्रोल में दे दो, वरना जंग छेड़ देंगे। ब्रिटेन ने बीच में आकर सुलह करने का ट्राई किया और अग्रीमेंट बनाया, जिसकी वजह से निकोलस को शांत करने में ब्रिटेन कामयाब हो गया था। पर फिर ऑटोमन एम्पायर ने अग्रीमेंट्स में कुछ चेंजेस मांगे जो निकोलस को पसंद नहीं आए और उसने सीधा जंग की तैयारी शुरू कर दी। जुलाई 1853 में रशिया ने मोल्डेविया और वोलेकिया, जो अभी के रोमेनिया में है पर उस वक्त के ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करते थे, उन्हें कब्जा लिया। इसीलिए 16 अक्टूबर 1853 को ब्रिटेन और फ्रांस को साथ लेते हुए ऑटोमन ने रशिया के खिलाफ जंग छेड़ दी। ऑटोमन्स ने अच्छे से काउंटर करते हुए रशिया को सिलिस्त्रा पे अपनी पकड़ बनाने से रोक लिया। वही नवंबर 1853 में बैटल ऑफ सिनोप में ऑटोमन्स का सेना मजबूत करने का प्लान रशिया के जहाजों ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। अब ब्रिटिशर्स और फ्रांस को ये डर लगने लग गया था कि कहीं ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स ना हो जाए, तो जनवरी 1854 में उन्होंने भी अपनी नेवल शिप्स को ब्लैक सी में उतार दिया और जून 1854 में वर्ना तक पहुंच गए ताकि रशिया सिलिस्त्रा हथियाने का ख्याल पूरी तरीके से छोड़ दे। कॉन्स्टेंटा की छोटी सी लड़ाई के बाद सारे अलाइड कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया कि अब हम रशिया के मेन जहाजी अड्डे पर हमला करेंगे, जो ब्लैक सी के सेवेस्टोपोल क्राइमिया में था। बहुत सारी प्रिपरेशन करने के बाद ये सारे अलाइड कंट्रीज सितंबर 1854 को क्राइमियन टापू पे पहुंच जाते हैं। बैटल ऑफ अल्मा की लड़ाई 20 सितंबर को अल्मा रिवर के साउथ में लड़ी गई। उसे जीत के अलाइड कंट्रीज के सारे सैनिक सेवेस्टोपोल के साउथ पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। 25 अक्टूबर को रशियंस काउंटर अटैक करते हुए बालाक्लावा में एक लड़ाई लड़ते हैं, जिसमें वापस अलाइड कंट्रीज रशिया को खदेड़ देते हैं। पर इस टाइम ब्रिटेन आर्मी को भी भारी नुकसान झेलना पड़ता है। रशिया वापस एक बार सेकेंड काउंटर अटैक इंकरमन इस जगह पर 5 नवंबर को करता है। इस वॉर का भी बालाक्लावा जैसे कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं आता और वॉर स्टेलमेट रिजल्ट से एंड होती है। 1855 की शुरुआत में इटालियन किंगडम ऑफ सर्डिनिया अपनी स्पेशल फोर्स क्राइमिया की तरफ रवाना करता है, इस वॉर में फ्रांस, ब्रिटेन और ऑटोमन्स का साथ देने के लिए। फाइनली 11th मंथ्स के बाद बहुत सारी छोटी बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद फ्रांस जब रशिया को बैटल ऑफ मालाकोफ में हरा देता है, तब रशिया डर कर अलाइड कंट्रीज को शांति प्रस्ताव भेज देता है। फ्रांस और ब्रिटेन दोनों इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि तब तक दोनों साइड की आर्मीज काफी वीक हो गई होती है। एंड फाइनली 30 मार्च 1856 को ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की जाती है। इस ट्रीटी के अनुसार रशिया को अपने वॉरशिप ब्लैक सी में रखने में बंदी लगा दी जाती है। ऑटोमन्स के अंडर आने वाले वोलेचिया और मोल्डेविया इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ऑटोमन में रहने वाले क्रिश्चियंस, जिनके कारण इतनी बड़ी वॉर हुई, वो ऑफिशियली इक्वलिटी हासिल कर लेते हैं और ऑर्थोडॉक्स चर्चेस के पास वापस पावर आ जाती है।
क्राइमियन वॉर अपने आप में एक अलग वॉर थी। इस वॉर में फर्स्ट टाइम मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे रेलवेज, एक्सप्लोसिव नेवल शेल्स और टेलीग्राफ जैसी चीजों का इस्तेमाल हुआ। ये वॉर पहली वॉर थी जो इतने बड़े स्केल पर डॉक्यूमेंट करके रखी गई। इस वॉर के बाद ब्रिटेन में फ्लोरेंस नाइटिंगेल इन लेडी ने दुनिया में पहली बार मॉडर्न नर्सिंग की नींव रखी। इस वॉर के बाद रशिया में भी एक बड़े तौर पर फंडामेंटल रिफॉर्म्स देखे गए। मैं पहले रिसर्च कर रहा था कि रशिया को ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी कि उसने अलास्का यूएसए को इतने कम दाम में बेच दिया। उस रिसर्च के वक्त मुझे इस वॉर के बारे में पता चला और बस फिर मैं रोक नहीं पाया खुद को और बना डाला ये वीडियो। अगर आपको ऐसे ही हिस्टोरिकल, जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल वीडियोस देखना पसंद है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो। ये एडिटिंग के लिए 1 लाख का लैपटॉप लिया यार पापा के सामने हाथ पैर जोड़ के। अभी EMI भी भरना है तो बस सब्सक्राइब कर दो यार जल्दी से जल्दी। और मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।